Hello, 8th class. A very warm welcome to all of you. Today we are going to finish this particular chapter, last chapter of your biology, food production. इसमें हम first, I think 6 lectures कर चुके हैं. This is going to be the 7th one, and this is going to deal with the chapter and questions. उसके पहले आप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैप देख लीजिए. इसमें चैप्टर के मतलब रिवीजन के लिए मेन पॉइंट्स होते हैं. तो अगर बच्चा कॉन्सेप्ट चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप को देखे तो यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर. दैट इज़ वाई इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आगे भी है ये, मैं थोड़ा सा और आगे दिखाती हूँ आपको. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद अरे यार क्या हो रहा है. ओके, दिस इज इट, है ना. इसमें सारा दे रखा है कि एनिमल हस्बेंड्री में फिर एनिमल्स की मिल्क यील्डिंग, मीट एंड एग यील्डिंग, ड्रॉट एनिमल्स, एनिमल यील्डिंग, अदर प्रोडक्ट्स, ये सारा आपको अच्छे से दे रखा है. ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, आपको आई एम श्योर बेनिफिशियल होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. चिल्ड्रन, एक्सरसाइज में मैं हर बार ना आपको वो बताती हूँ कि पेज नंबर्स बता देती हूँ एंड आई यूजुअली टेल यू कि आप यहाँ से आंसर्स देख लीजिए. तो वही करने वाली हूँ मैं आज भी. लेकिन मैं बुक में आपको, अगर आपको कैमरे से बुक नज़र आ रही होगी तो आई विल ट्राई टू शो यू द एग्जैक्ट लोकेशन की जहाँ पे कि वो दे रखा है आंसर. ठीक है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं. आपको एटलीस्ट पेज तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पेज की बात हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डेफिनेशन है, यू हैव टू डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पिसिकल्चर. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दैट इज इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर, जो आपका फर्स्ट पेज है ना वहीं पे दे रखी है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की दे रखी है पेज नंबर 115. अभी मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ कहाँ है ये. और पिसिकल्चर की दे रखी है पेज नंबर 122. वैसे बच्चे, मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, सबसे पहले ये जो डेफिनेशंस होती हैं यही मार्क करते हैं पेज नंबर पे. बट स्टिल जिन्होंने नहीं किया उनके लिए दिखा रही हूँ मैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आप देखो, ये दे रखी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन. ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 108. देन 115 पे आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है. 115 ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट्स हियर. फाइन. देन 122 पिसिकल्चर. पिसिकल्चर की 122 पेज पे ये दे रखे हैं. दिस इज पिसिकल्चर, द लास्ट लाइन. ठीक है, आपको दिख रहा है लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर आपको पेज नंबर का आइडिया हो जाता है फिगर देख के कि हाँ इस पेज की बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज चीज़ प्रोड्यूस्ड. चीज़ के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है दैट इज़ द होल प्रोसेस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑन पेज नंबर 109. ये देखो स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़, यहाँ पे कॉटेज चीज़ के प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं. तो आप यहाँ से देख लीजिए, फुल स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत है, फर्स्ट 1122 लाइन्स. ठीक है, और स्टेप्स की हेडिंग ज़रूर मेंशन करना है. देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनुअल एंड बाइनियल क्रॉप्स. एनुअल्स एंड बाइनियल्स जो हैं ये क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन. जो एक साल में ही अपनी सब कुछ हो जाता है, मतलब प्लांट भी, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाती है, उसमें फ्लावर्स भी आ जाते हैं, फ्रूटिंग भी होती है, उसको हम एनुअल ग्रोथ, एनुअल क्रॉप बोलते हैं. और जो 2 साल में ये सब काम होते हैं जिन क्रॉप्स के, मतलब फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ प्लांट ग्रो करता है, वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो करते हैं, और सेकेंड ईयर में उसमें फ्लावरिंग होती है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रो करते हैं, फ्रूटिंग होती है. तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 113. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनुअल और बाइनियल के डेफिनेशन दे रखी है और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा. नेम 2 इंडियन ब्रीड्स ईच ऑफ काउज, बफलोज, पोल्ट्री, शीप एंड गोट. आपको ये सारी जो ब्रीड्स हैं, बहुत सारी ब्रीड्स के नेम्स दे रखे हैं, आपसे सिर्फ 2 का पूछा है. तो आप या तो मैंने आपको बोला था कि याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग में तो नहीं आएगा, लेकिन ना मैचिंग में आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, और नेमिंग जैसे 1 मार्क की होती है ना उसमें मिक्स होके आ सकता है. तो काउज का आप कर लीजिए, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, ये सब दे रखे हैं आपके. बफलोज का कर लीजिए, मुर्रा, महसाना, सुरती, ये सारे इंडिजिनस हैं. पोल्ट्री का हो गया असील, बुसरा, चिटागोंग. शीप हो गई लोही, मारवाड़ी, नाली, और भी बहुत सारी हैं. गोट हो गई अंगोरा, पश्मीना, ये सब इंडियन ब्रीड्स हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स हैं. तो ये सब डिफरेंट पेज नंबर्स पे दे रखे हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा, है ना.
What type of food you would suggest for cattle to get good quality milk? अब अच्छा हमें नरिशमेंट देना है कैटल को ताकि हमें अच्छे से दूध मिले या दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो. सो द कैटल फीड का जो आंसर है दैट इज गिवन ऑन पेज 118. 118 नहीं है ये. Cattle feed, just hold on. Cattle feed is given on, yes, 118, पेज नंबर 118. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पेज नंबर 118 पे कैटल फीड के बारे में दे रखा है कि कैसे आपको रफेज भी देनी है, कॉन्सेंट्रेट्स भी देने हो, दोनों को बैलेंस्ड अमाउंट में देना है. देन राइट द फीचर्स ऑफ अ गुड शेल्टर फॉर कैटल. कैटल के लिए जो अच्छे शेल्टर बनते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं. द आंसर इज गिवन ऑन 119 पेज नंबर. कि वो ड्राई होना चाहिए, सनी होना चाहिए, एरेशन होनी चाहिए, फ्लोर जो है वो स्लोपिंग होनी चाहिए. ऑल दोज थिंग्स दे आर गिवन ऑन पेज 119. आपको 3 फीचर्स कम से कम ज़रूर याद होने चाहिए. बुक में आप नोटबुक में लिखेंगे तो यू कैन राइट 5 ऑफ देम, लेकिन या फिर सारे के सारे कितने फीचर्स दे रखे हैं. देर आर 6, तो आपको सारा ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, अपनी नोटबुक में. एग्जाम में आपसे 3 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे. व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन, राइट इट्स एडवांटेजेस. तो वाइट रेवोल्यूशन क्या था कि हमारे जो वर्गीज कुरियन थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कैटल को, इस चीज़ को, मिल्क प्रोडक्शन को एक प्रॉपर तरीके से, कि जो मिल्क है, जो लोकल विलेजर्स थे उनका मिल्क वेस्ट हो जाता था, लोग उनको एक्सप्लॉइट करते थे. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया साइंटिफिक हेल्प से, दैट इज़ ऑल वाइट रेवोल्यूशन. उसके एडवांटेजेस भी दे रखे हैं. इट इज़ ऑल गिवन ऑन पेज 119. प्लीज़ ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ मिस्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पेलिंग भी मैंने आपको बता रखी है. ठीक है, नेक्स्ट. Why is poultry farming a good occupation? What is the difference between layers and broilers? तो poultry farming is a very very good occupation. क्यों गुड ऑक्यूपेशन है? क्योंकि ना बहुत कम एरिया में हो जाती है, बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं. तो इट इज़ अ गुड ऑक्यूपेशन. द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 120. इट नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, गिव्स गुड रिटर्न, नीड्स अ स्मॉल एरिया. लेयर्स और ब्रॉयलर्स में क्या डिफरेंस है कि जिन पोल्ट्री को हम एग लेइंग के लिए यूज़ करते हैं उनको हम लेयर्स बोलते हैं, और जिनको हम मीट प्रोडक्शन के लिए या जिनका मीट सेल करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स या चिकन. तो द पोल्ट्री reared for chicken production is known as broilers और चिकन और मीट के लिए. और एग लेइंग पोल्ट्री जो है दे आर कॉल्ड एगर्स और लेयर्स. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 120. नाउ डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल. ये तो शुरू में ही आपके दे रखा है. पेज नंबर 108 एंड 109 में आपको बैक्टीरिया के यूजेस डिटेल में दे रखे हैं. काफ़ी सारे पॉइंट हैं. इतना बड़ा आंसर आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आता है. नेवर नेवर नेवर. आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि एक हेडिंग दे देंगे और उसमें आपको बैक्टीरिया का यूज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन में या अल्कोहल इंडस्ट्री में या ब्रेड मेकिंग में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में. तो वो उस तरीके से क्वेश्चन आएगा. आपको सारे के सारे लिखने को कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको नोटबुक में सारे लिखने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि वो मैम चेक करके मार्क्स देती हैं. आई एम श्योर नोटबुक के आपके मार्क्स होते होंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईस्ट इन अल्कोहल एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज. तो यीस्ट का, जैसे मैंने अभी बोला, बैक्टीरिया का बोला उन्होंने, सॉरी मैंने अल्कोहल और बेकिंग बोल दिया था क्या? वो तो यीस्ट फंगस के, फंजाई का होता है रोल. तो बैक्टीरिया के जो भी हैं वो देख लीजिएगा आप. रोल ऑफ यीस्ट इन द अल्कोहल एंड बेकिंग इंडस्ट्री, तो एग्जैक्टली आपको वही लिखना है. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 110. इसके अलावा आपको नहीं लिखना है कुछ. बाकी फंगस का और जो यूज़ है, मशरूम कल्टिवेशन, वो सब भी आपको पता होना चाहिए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. हाउ इज मशरूम कल्टिवेटेड? नेम सम कॉमनली कल्टिवेटेड मशरूम्स इन इंडिया. सो दिस इज ऑल आई थिंक गिवन ऑन पेज, नेक्स्ट पेज, फंगस वाले उस पे था ना नेक्स्ट पेज पे. तो दिस इज ऑल गिवन ऑन 111. ओके, नेक्स्ट इज हाउ आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स कल्टिवेटेड. अब आपकी बुक में खरीफ और रबी की डेफिनेशन दे रखी है और एक एक एग्जाम्पल के हिसाब से, एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से उनकी कल्टिवेशन की प्रोसेस बताइए. लाइक खरीफ में उन्होंने राइस का एग्जाम्पल लिया है एंड रबी में दे हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ व्हीट. इट इज़ गिवन ऑन पेज 114 एंड 115. राइट, रबी में दे हैव taken the example of wheat and kharif mein they have taken the example of
rice. So it is given on page 114. खरीफ क्रॉप्स का दे रखा है on page 114 एंड रबी क्रॉप्स का दे रखा है ऑन पेज 115. तो वो आप लिखना पड़ेगा आपको. एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन नहीं आता है, इतना डिटेल ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आता है. आपको एक आध स्टेप पूछ लेंगे, एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे कि किस सीजन में ये क्रॉप्स कल्टिवेट होती हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करने को तो नहीं आती है. ओके, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट, इट्स एडवांटेजेस. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जो देयर वाज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन आर grain production, especially wheat production, by using modern methods of agriculture, including a good variety of ब्रीड्स. जो wheat की वैरायटी थी वो नई नई अच्छी सी वैराइटीज़ इम्प्रूव हुई थी, डेवलप हुई थी. इरिगेशन अच्छे से हो रही थी. हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ कर रहे थे क्रॉप सो करने के लिए. देन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स ये सब यूज़ हुए थे. मतलब केमिकल्स भी यूज़ हुए थे वहाँ पे. ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं थी वो बहुत ज़्यादा, केमिकल्स यूज़ हुए थे. हाइब्रिडाइजेशन हुआ था. ब्रीडर्स ने बहुत इसमें वर्क किया था. ब्रीडर्स मतलब जो क्रॉस वैरायटी बनाते हैं ना, कि इम्प्रूव वैरायटी बनाई थी वीट की. सो दैट वाज ऑल ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो दे रखा है, इट इज़ गिवन ऑन पेज 116. ग्रीन रेवोल्यूशन का आंसर इज़ गिवन ऑन पेज 116 एंड एडवांटेजेस भी वहीं दे रखी हैं कि हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होगी ग्रेन प्रोडक्शन में. वी आर नंबर 2 इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस एज वेल. देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलप हुई उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो मशीनरीज हैं जो चाहिए, वो सब भी डेवलप होती चली गई. जैसे ट्यूबवेल के पार्ट्स हैं, ट्यूबवेल का प्रोडक्शन है, या ट्रैक्टर्स का यूज़ है, या फर्टिलाइजर्स का यूज़ है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब चीज़ें भी ग्रो होती चलेंगी क्योंकि एग्रीकल्चर में इनका यूज़ था. देन हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस्ड? तो ये सेरिकल्चर वाला जो क्वेश्चन है, सिल्क प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 124. सिल्क का प्रोडक्शन जो है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 124, और जो सेरिकल्चर है वो तो पेज नंबर 123 से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 124. नेक्स्ट, एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. ओके, पुल आउट अ लेग्यूमिनस प्लांट जेंटली विदाउट डैमेजिंग इट्स रूट. लेग्यूमिनस प्लांट को पुल आउट करिए सॉइल में से, उसकी रूट को डैमेज मत करिए. और उसकी रूट में क्या होगा? यू विल फाइंड रूट नोड्यूल्स, है ना, छोटे छोटे सर्कल्स होंगे. व्हेन यू वॉश द रूट यू विल ऑब्जर्व लिटिल स्वेलिंग्स. इन्होंने उसको रूट नोड्यूल्स को लिटिल स्वेलिंग की तरह मेंशन किया है. छोटे छोटे आपको बॉयल्स होते हैं ना, जैसे स्किन में बॉयल्स हो जाते हैं, उस तरीके की स्वेलिंग्स आपको नजर आएंगी. दे आर नोन एज रूट नोड्यूल्स. नेम द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. अब ये पूछा है कि बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है वो उसका नाम पूछा है. तो आपकी बुक में जो बताया है एक ही बैक्टीरिया को मेंशन किया है, तो दैट इज राइजोबियम. ठीक है, सॉइल वाले अलग हैं बेटा, ये रूट नोड्यूल्स का पूछ रहे हैं. सॉइल वाले नहीं पूछे. सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो अलग होते हैं, ये रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. तो राइजोबियम हो गया. हाउ आर लेग्यूमिनस प्लांट्स यूजफुल इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी? बिकॉज दे absorb the atmospheric nitrogen. नाइट्रोजन एयर जो है, एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको अब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेप्स. इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं एंड दैट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन. तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. तो इसलिए ये सॉइल को नाइट्रेट रिच बनाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. सो दिस इज ऑल गिवन ऑन, आई थिंक जो बैक्टीरिया रिलेटेड पेज था उसमें दे रखा है. ठीक है, नेक्स्ट, अदिति वॉन्ट्स टू मेक ढोकला एट होम. विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड शी यूज फॉर इट्स प्रिपरेशन? ढोकला बनाते हैं ना, तो ढोकला मिक्स आता है. इवन आप घर में बेसन से प्रिपेयर करिए, बेसन सूजी से, या बाज़ार से भी ढोकला मिक्स अगर लेके आते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा क्या डालते हैं? यीस्ट डालते हैं. यीस्ट का पैकेट आता है मार्केट में. तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड शी यूज़? ईस्ट डालते हैं हम. ठीक है, ईस्ट किस लिए डालते हैं? ताकि वो ढंग से फर्मेंट हो जाए, हमारा ढोकला फिर बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है. Naveen is a farmer and cultivates many crops in his field, but he needs some more income. Sorry, he needs some more income. Which practice would give him some extra income? Poultry farming or cattle farming? Okay.
नवीन इज़ अ फार्मर, इसको थोड़ी सी अब एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एग्रीकल्चर से उसका काम नहीं चल रहा है, तो अब उसको कौन से वाला काम करना चाहिए, पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, कैटल रेयरिंग करनी चाहिए। अब देखो उसके पास फील्ड है, उसमें से ज़्यादा इनकम नहीं हो रही, इसका मतलब उसका फील्ड छोटा है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो अब उसको पोल्ट्री को रेज करना चाहिए या कैटल को। कैटल को रेज करेगा तो अगेन ही नीड्स मोर स्पेस, मोर इनपुट, क्योंकि भाई उसका रहने की भी जगह चाहिए, उसको ज़्यादा कैटल खरीदनी पड़ेंगी अगर उनका मिल्क बेचना है तो। फिर रहने उनको रखने के लिए स्पेस चाहिए, उनका फीड में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो वो थोड़ा सा उससे एक्सपेंसिव साइड पड़ेगा। तो उसके लिए जो सही ऑप्शन है, प्रॉपर ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट जिसको हम कहेंगे, दैट वुड बी पोल्ट्री फार्मिंग, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए उसको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। तो अदरवाइज कैटल फार्मिंग के लिए तो एक भैंस खरीदने जाएंगे, एक बफलोज या काउस खरीदेंगे तो दे क्वाइट एक्सपेंसिव है ना, 1 लाख के आसपास एक आएगी अगर अच्छी ब्रीड की लेगा तो दैट इज, और वो भी एक ही आएगी, बफलो एक ही आएगी उस रेट में, उस प्राइस में। तो पोल्ट्री फार्मिंग में भाई 1 लाख रुपए में तो बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो पोल्ट्री फार्मिंग उसके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से उसको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होना चाहिए, इट शुड बी पोल्ट्री फार्मिंग। आपसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना, प्लीज़ डू स्ट्रेस योर रीजंस कि आप किस वजह से ये सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, रघु इज गोइंग टू स्टार्ट अ पोल्ट्री फार्म, सजेस्ट सम ब्रीड्स विच ही शुड हैव इन हिज पोल्ट्री फार्म। अब ये पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने जा रहा है, इसको कौन कौन सी ब्रीड्स अपने पोल्ट्री फार्म में रखनी चाहिए। तो इसको कौन कौन सी ब्रीड्स रखनी चाहिए, इसको ना एग्जॉटिक भी रखनी चाहिए, और थोड़ी सी जो बाहर की ब्रीड्स होती हैं ना, जिनको कि हम इंडियनाइज करते हैं, एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं और इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं, तो लोकल ब्रीड्स भी रखनी चाहिए और एग्जॉटिक ब्रीड्स भी रखनी चाहिए। तो ब्रीड्स इज द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 120 एंड 121। इसका आंसर आपको 120 और 121 पे मिल जाएगा। जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उसमें असील, बुसरा, चिटागोंग, घाघस, ब्रह्मा, ये जैसे उस जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ की एरिया के लिए कौन सी पोल्ट्री सूटेबल है, उसकी लाइफ साइकिल देख के वो देख के थोड़ा सा देखना है कि उसको किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए, उस हिसाब से चूज़ करें। एंड एक्जॉटिक में वाइट लेगॉन, रोड आइलैंड रेड, ब्लैक मिनोरका, और उसके अलावा क्रॉस ब्रीड्स, इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स भी रख सकता है, IBL 80, B77, HS260, दे आर ऑल गिवन ऑन पेज नंबर 121। तो वो चूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट इज नेम द फिश। ये पिक्चर दे रखी है, दो है ना, दो बड़ी अच्छी सी कॉमन फिश दे रखी हैं, दोनों कैसी हैं, मरीन फिश हैं, और ये कौन सी है, हिल्सा एंड पोम्फ्रे। ये हिल्सा है, just let me choose. This is Hilsa. This is okay. Which type of fish are these? Marine fishes हैं, सी वाटर फिशेस हैं या मरीन है, ठीक है, सॉल्टी वाटर में होती हैं ये या सी वाटर में होती है। व्हाट इज फिश फार्मिंग कॉल्ड? इट इज कॉल्ड पिसिकल्चर, PISCICULTURE। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिश फार्मिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक्वाकल्चर मत लिखना, PISCICULTURE। Okay, so we finish with this chapter here. Now we are going to start with the next chapter in the next lecture. अभी आप इसको पढ़ लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा, I'll try to help you out. Okay, take care and do like the video, subscribe to our channel and do share it with your friends. Okay, take care, study well.